नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस खास विश्लेषण में डुबकी लगाते हैं। इन दिनों ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर हर तरफ बहुत चर्चा हो रही है। एक तरफ कुछ लोग इसे पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसे देश की सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे जरूरी कदम माना जा रहा है। लेकिन होता क्या है ना, इस तीखी बहस के शोर में असली तथ्य कहीं छिप जाते हैं। तो आज हम सिर्फ तथ्यों और डेटा की बात करेंगे। हम इस विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इसके पीछे की पूरी जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे। एक शांत स्थानीय द्वीप से लेकर ग्लोबल सुपरपावर्स की बिसात तक आखिर माजरा क्या है, आइए समझते हैं। तो आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को समझेंगे, फिर इसके पीछे के आर्थिक सुरक्षा के तर्क, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, मलक्का दुविधा, डेगो गार्सिया के इतिहास पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि सुरक्षा और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। आखिर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 81,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत इतनी ही है। ये कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये एक ऐसा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की समुद्री और रणनीतिक ताकत को तय करेगा। इतनी बड़ी रकम का निवेश अपने आप में ये साफ कर देता है कि ये भारत सरकार और नौसेना के लिए कितनी बड़ी और गंभीर प्राथमिकता है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पूरा का पूरा द्वीप ही बदल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेट निकोबार द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 900 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 149 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा ही इस्तेमाल होगा। यानी द्वीप का एक बहुत ही विशिष्ट हिस्सा इस टाउनशिप और रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व किया गया है। तो इस 149 वर्ग किलोमीटर में आखिर बनेगा क्या? यहाँ एक विशाल ट्रांसशिपमेंट हार्बर बनाया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा के लिए गैस और सोलर प्लांट लगेंगे ताकि ये जगह पूरी तरह आत्मनिर्भर रहे। आवासीय और रक्षा क्षेत्र भी होंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है यहाँ बनने वाला दोहरे उपयोग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोहरे उपयोग का मतलब है कि यहाँ से आम यात्री उड़ाने तो भर ही सकेंगे, लेकिन साथ ही ये मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे लंबी दूरी के पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट्स के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगा। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इसका आर्थिक सुरक्षा का तर्क आखिर क्या कहता है? अगर हम आज की जमीनी हकीकत देखें तो भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो सीधे भारत नहीं आता, बल्कि वो श्रीलंका के कोलंबो या सिंगापुर के बंदरगाहों से होकर आता है। नतीजा, भारतीय व्यापारियों को हर साल करीब 100 करोड़ रुपए का फालतू खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन गैलाथिया बे में बनने वाला ये नया डोमेस्टिक पोर्ट इस पूरी कहानी को बदल देगा। ये विदेशी बंदरगाहों पर हमारी निर्भरता को खत्म करेगा, लागत कम करेगा और सबसे जरूरी बात, ये भारत को व्यापारिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा। और इसी जगह को क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक कारण है। ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया से महज 148 किलोमीटर दूर है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए एक मास्टर स्ट्रोक जैसा है। जरा सोचिए, ये जगह उस समुद्री रास्ते के बिल्कुल करीब है जहां से पूरी दुनिया का 30 से 40% कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है। चलिए अब जरा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और सेक्शन 3 पर आते हैं, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति। अगर हम पिछले 20 सालों का ट्रेंड देखें तो चीन ने भारत के इर्द गिर्द जो जाल बुना है उसे रक्षा विशेषज्ञ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इन लोकेशंस पर ध्यान दीजिए। अफ्रीका में जिबूती, पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा और म्यांमार में क्याओक्प्यू। इन जगहों पर चीन ने बहुत ही चालाकी और रणनीतिक तरीके से अपनी नौसैनिक मौजूदगी को मजबूत कर लिया है। एक तरह से ये भारत को घेरने की एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। अब ये आंकड़े देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं और चीन की नौसेना की असली ताकत दिखाते हैं। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 50 डिस्ट्रॉयर्स, 150 फ्रिगेट्स और 68 पनडुब्बियां, जिनमें से 12 पूरी तरह से परमाणु क्षमता वाली हैं। उनके रिसर्च जहाज और पनडुब्बियां लगातार हिंद महासागर में गश्त लगाती रहती हैं। बिल्कुल यही वो वजह है कि भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में क्रेडिबल डेटरेंस यानी एक ऐसा विश्वसनीय खौफ या प्रतिरोध बनाना चाहती है जिसे देखकर कोई भी हमारे समुद्री क्षेत्र में घुसने से पहले 100 बार सोचे। और हाँ, ये खतरा कोई हजारों किलोमीटर दूर नहीं है, ये एकदम हमारे दरवाजे पर है।
हाल ही की सैटेलाइट इमेजरी से ये खुलासा हुआ है कि म्यांमार के कोको आइलैंड्स पर रडार और रनवे का निर्माण हुआ है। और ये कोको आइलैंड्स हमारे अंडमान द्वीप से कितने दूर हैं? मात्र 150 से 200 किलोमीटर। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के लोम्बोक स्ट्रेट में एक टॉर्पीडो जैसा दिखने वाला चीनी अंडर वाटर जासूसी ड्रोन भी पकड़ा गया था। ये सब साफ इशारा करते हैं कि भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में जासूसी का जाल कितनी तेजी से फैल चुका है। और यहीं से जुड़ता है हमारा सेक्शन 4, मलक्का दुविधा, जिसे अंग्रेजी में द मलक्का डिलेमा भी कहते हैं। अगर हम चीन की सबसे बड़ी कमजोरी की बात करें तो वो यहाँ छिपी है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, लेकिन उसकी ऊर्जा की जो भारी भरकम जरूरत है ना, उसका चौंकाने वाला 80% हिस्सा सिर्फ एक ही पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, और वो है मलक्का जल डमरू मध्य, यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये कमजोरी इतनी बड़ी है कि खुद चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का दुविधा का नाम दिया था। पूरी दुनिया के रक्षा जानकार ये मानते हैं कि अगर कभी युद्ध जैसी स्थिति बनी और इस संकरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया तो ये चीन की दुखती रग साबित होगा। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत को बिल्कुल इसी चोक पॉइंट के मुहाने पर खड़ा कर देता है। रणनीतिक रूप से ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। चलिए अब इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही जरूरी उदाहरण लेते हैं। सेक्शन 5, डिएगो गार्सिया का इतिहास। ये समझने के लिए कि महाशक्तियां हिंद महासागर पर कंट्रोल के लिए किस हद तक जा सकती हैं, हमें शीत युद्ध के दौर में जाना होगा। ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉरिशस के पास मौजूद डिएगो गार्सिया द्वीप को मिलिट्री बेस बनाने के लिए एक सीक्रेट डील की, और इसके लिए उन्होंने वहां के मूल निवासियों, जिन्हें चागोसियन कहते हैं, उनके साथ जो किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पहले वहां जानबूझकर खाने की सप्लाई रोकी गई, फिर उनके पालतू जानवरों को बेरहमी से मार दिया गया, और आखिरकार 1973 तक सभी लोगों को जबरदस्ती जहाजों में भरकर मॉरिशस और सेशल्स में डंप कर दिया गया। और ये सब क्रूरता किस लिए की गई? आज की तारीख में उसी डिएगो गार्सिया पर 2000 से ज्यादा पूर्णकालिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। और वहां बैठकर वे क्या करते हैं? वे खाड़ी देशों, अफ्रीका, चीन की नौसेना और यहाँ तक कि भारत पर भी अपनी पैनी नजर रखते हैं। ये इतिहास हमें साफ साफ बताता है कि समंदर में अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए विदेशी ताकतें किसी भी हद तक गुजर सकती हैं। तो अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। सेक्शन 6, सुरक्षा और पर्यावरण के बीच का संतुलन। यहाँ हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ अगर हम इन रणनीतिक द्वीपों को बिल्कुल खाली और अविकसित छोड़ देते हैं, तो कल को अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई बड़ा टकराव होता है तो हो सकता है कोई विदेशी ताकत वहां आकर अपना बेस बनाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने वालों का मानना है कि वहां अपना खुद का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके ही भारत अपने सबसे दक्षिणी छोर पर अपनी संप्रभुता बचा सकता है। अब ऐसे में एक बहुत ही लाजिमी सवाल उठता है कि वहां रहने वाली शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का क्या होगा? क्या उनके साथ भी डिएगो गार्सिया जैसा सुलूक होगा? सेना और प्रोजेक्ट के समर्थकों का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जनजातियां भारत के पूर्ण नागरिक हैं। सशस्त्र बल उन्हें वहां से खदेड़ने के बजाय उनकी रक्षा करेंगे। उन्हें चिकित्सा सुविधाएं और प्राकृतिक आपदा के समय आपातकालीन मदद दी जाएगी। और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ तोप और बंदूकें नहीं है। इसका मतलब अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखना भी है। लेकिन साथ ही ये जगह पर्यावरण के लिहाज से बेहद नाजुक है। तो असली मुद्दा ये नहीं है कि प्रोजेक्ट बने या न बने। असली चुनौती ये है कि क्या हम ऐसे सख्त नियम लागू कर सकते हैं जो हमारी इस अनमोल प्रकृति को भी बचा ले और हमारी समुद्री सुरक्षा को भी कोई आंच न आने दे। एक देश के रूप में हम इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बिठाते हैं, यही ग्रेट निकोबार का भविष्य तय करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।